वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम लोग 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए थे हमारे प्रैक्टिस सेट 3 के वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कल कंप्लीट कर लिए थे, मतलब इससे पहले की वीडियो में, और जो बचे हुए हैं वो आज देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, ये 4 मार्क्स के हैं। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट इन ब्रीफ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, देखो, irreversible changes occurring in mass, size and volume etc. हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या होता है, कैसे चेंजेस, जैसे मास, साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इन सब का चेंजेस क्या होता है, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। मास का बढ़ना हो गया, साइज बढ़ना हो गया, वॉल्यूम बढ़ना हो गया। ठीक है, ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ, ये हमारा ग्रोथ कहलाता है। इन मेन हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, थाइमोसाइन, एक्सटोटिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू मेच्योर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डेवलपमेंट। सो एग से लेके आपका मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ये प्रोसेस कैसा है, ग्रेजुअल चेंज होता है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। सो बेसिकली दोनों क्या है, देखो, ग्रोथ में क्या होगा, आपका मास, साइज और वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, ये आपका ग्रोथ है। और डेवलपमेंट में पूरी बॉडी का चेंजेस, ठीक है, पूरी बॉडी में जो आपका ग्रोथ हो रहा है वो होता है ग्रेजुअल चेंज, वो डेवलपमेंट होता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, मेरुरल, ब्लास्टुला एंड गेस्टुला स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड, एंड देन 3 reproductive level are formed. By this reproductive levels various organs of the body are formed. ये जो तुम्हारे क्या है, 3 रिप्रोडक्टिव लेवल होते हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनका क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे हमारे पास कोई एग है, फिर उसमें क्या होगा, आपके जैसे बॉडी पार्ट्स हो गए, हाथ है, आपकी आईज है, ये धीरे धीरे बनना, फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट हो गया और ये ग्रोथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर द हेल्थ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली क्या है, रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी डन, रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्या है, न्यूट्रिटिव फूड शुड बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोविंग फॉइड्स इनसाइड द बॉडी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड उनको मिलना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, आयरन टेबलेट शुड बी गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट गिवन इन डाइट, क्या देना है, आयरन टेबलेट देना है। और फोर्थ, एक्सेसिव बॉडी वर्क शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं जो कि हमको नोटेट करनी है, मतलब ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले रीड कर लेते हैं, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अकॉर्डिंग ये बोलता क्या है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टू जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर सेपरेट एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। ठीक है, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं 2 जीन्स में, वो क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, डिफरेंट गैमेट्स में, अलग अलग गैमेट्स में, एंड देन टू डिफरेंट ऑफस्प्रिंग एज पर द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी से अकॉर्डिंग। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जीन्स फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट विथआउट मिक्सिंग, और जो जीन्स हैं, मतलब देखो आपके पास 2 जीन्स हैं, तो वो विथआउट मिक्सिंग क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड, अब जब आप क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट, जब आप दो पी प्लांट्स के बीच क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस बना रहे हैं। ठीक है, सो इट गिव्स राइज टू टॉल प्लांट इन द फर्स्ट F1 जनरेशन, मीन्स फर्स्ट जनरेशन। जैसे ये हमारा क्या हो गया, टॉल प्लांट हो गया, ये क्या है, हमारा ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, सो कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है। अब इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन में हमें प्लांट मिलेगा वो हमें टॉल प्लांट मिलेगा। ठीक है, जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन, और ऑन सेल्फ ब्रीडिंग both tall and dwarf plant appear in F2 generation in the ratio of 3:1। ठीक है, और F2 मीन्स सेकेंड जनरेशन में आपको क्या, किस रेशियो में मिलेगा, 3:1 में मिलेगा सेल्फ पॉलिनेशन।
ठीक है। फिर दिस रेशियो कैन बी अचीव्ड ओनली इफ टू फैक्टर्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट्स। कब होगा? जब सेपरेट होंगे गैमेट्स, ठीक है। सो फॉर्मेशन एंड ओनली वन फैक्टर पासेस इन द इन टू गैमेट्स, देयरफॉर दिस लॉ इज कॉल्ड आल्सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं इस लॉ को, ठीक है। एक बार यहाँ देख लो, और टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, जब हम इनमें क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो फर्स्ट जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? टॉल प्लांट्स की मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन जो हमारा F2 जनरेशन होगा, यहाँ पे देखो क्या है? टॉल प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज प्योर प्लांट्स, प्योर टॉल प्लांट्स है। सेकेंड आपका क्या है? बाई सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज रेशियो आपका क्या होगा? 3:1 होगा। और थर्ड जनरेशन में हमें सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज कैसे प्लांट्स मिलेंगे? ड्वार्फ प्लांट्स मिलेंगे, जो स्मॉल टी आपका, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन की बात है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? और आगे क्या है? राइट द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आपको जेनेटिक्स का फादर कौन है वो बताना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। सो कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक। और इनहेरिटेंस के क्या करने हैं? 3 लॉज को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस है। सेकेंड आपका क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट है। और थर्ड हमने अभी पीछे देखा है, क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये थर्ड है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हमने समझ लिया। चलो ये दोनों देखते हैं क्या होता है। लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होता है? ईच कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फैक्टर्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर वो 2 फैक्टर्स से क्या होता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस फैक्टर्स अपीयर दे आर नोन एज डोमिनेंट। जो 2 फैक्टर्स हैं, तो पहला आपका क्या होगा? डोमिनेंट फैक्टर होगा, दूसरा क्या होगा? रिसेसिव फैक्टर्स होंगे, ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ये आपका जो डोमिनेंट है, ये इसको हम स्ट्रॉन्ग फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्या है? रिसेसिव है, ये हमारा क्या होता है? वीक फैक्टर होता है, ठीक। ये वीक फैक्टर। सो लीव्स इफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। अब अगर हम टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का फिर से क्या करें? क्रॉस करवाते हैं। देन इन द फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन में ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। हमें फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। दोज द फैक्टर ऑफ टॉलनेस, जो कैपिटल टी इज डोमिनेंट, ठीक है। हमने डोमिनेंट कैरेक्टर इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? कि जो दूसरे के कैरेक्टर्स को या क्वालिटीज को पूरी तरह से दबा दे। तो यहाँ पे देखो, आप ड्वार्फ भी ले रहे हो और टॉल प्लांट्स भी ले रहे हो, लेकिन जो टॉल प्लांट है वो ड्वार्फ की कोई भी क्वालिटी को नहीं आने दे रहा है फर्स्ट जनरेशन में आपको पूरे टॉल प्लांट्स ही मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा? आपका डोमिनेंट, ठीक। सो एंड द फैक्टर ऑफ ड्वार्फनेस इज रिसेसिव। सो टॉलनेस आपका क्या हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो गया। और जो ड्वार्फनेस है, ये आपका क्या हो गया? रिसेसिव हो गया या वीक, ठीक है। थर्ड क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेड होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक। एंड कंबाइन इंडिपेंडेंटली विद अदर फैक्टर्स, और इंडिपेंडेंटली ही अदर फैक्टर्स के साथ क्या होते हैं? वो कंबाइंड होते हैं। इन सेकेंड जनरेशन ऑफ डिहाइब्रिड क्रॉस, जब आप सेकेंड जनरेशन देखेंगे हाइब्रिड क्रॉस का, तो फैक्टर्स ऑफ येलो कलर सीड्स, हम क्या लिए हैं? येलो कलर्स लिए हैं। तो येलो कलर सीड्स का जो फैक्टर्स है, डू नॉट कंबाइन विद फैक्टर्स ऑफ स्फेरिकल सीड के साथ वो कंबाइन नहीं करेगा, बट रिंकल्ड सीड्स जो होंगे उनके साथ वो क्या करेगा? कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉन फॉर पोटेंशियल एंड करंट फॉर रेजिस्टेंस PQR shown in graph, measure the resistance, what is the ratio, means what will be PQR, ठीक है। देखो आपके पास PQR 3
पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तीनों के लिए आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पे हमें एक ग्राफ शो हुआ है जहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, पी क्यू आर के लिए क्या निकालोगे आप, रेजिस्टेंस निकालोगे, और उस रेजिस्टेंस का हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे रेशियो बताना है कि रेशियो क्या होगा पी क्यू आर का। तो ये देखो हमारे पास ये ग्राफ टेबल हो गया, टेबल पे ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे, और ये क्या है हमारा करंट है, ये पी क्यू और आर के लिए। तो रेशियो निकालना, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो पहले हम पी का रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। ओम, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही चल रहा है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है, ओम्स लॉ। और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ठीक है। सो P के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो V अपॉन आई हो गया ये। तो V पहला क्या है, वन है, और करंट क्या है हमारा 20 लिख दिया। सेकंड क्या है 2/40, तो अगर इसे भी हम कैंसिल करेंगे तो 1 ज़ा और 2 ज़ा 0, ठीक है, तो 1/20 ही। तो आपका रिजल्ट क्या है यहाँ पे 1/20, ठीक। तो अब सेकंड हम Q के लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, Q के रेजिस्टेंस के लिए भी V अपॉन आई करोगे। तो पहला क्या है 1/10, सेकेंड 2/20, और थर्ड क्या है 3/30। ये सारी v की वैल्यू रखते जा रहे हैं यहाँ से, और i की वैल्यू यहाँ से पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको भी कैंसिल करें तो ये 1/10 आ जाएगा, ये भी कितना आएगा 1/10, और ये भी 1/10। सो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस 1/10। वैसे ही सेम r के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2/10 है, 4/20 है, तो ये 1 5 बार में 4 5 सा, सो 1/5 हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसका, आर का। तो पी क्यू आर का रेशियो, अब हमारे पास पी क्यू और आर की क्या दी गई, मतलब पी क्यू आर का हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया, 1/20, 1/10 एंड 1/5, ये हमने रेशियो लिख लिया। अब 20, 10 और 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लोगे तो उसके बाद, एलसीएम निकालने के बाद जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपका रेशियो कितना आएगा, 1:2:4, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू आर का के रेजिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द ओम्स लॉ इन योर वर्ड्स एंड कोरिलेट बाय ग्राफ बिटवीन V एंड I। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है हमारा, करंट है, ठीक है। सो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ स्टेबलाइज a relation between potential difference V and current I। ओम्स लॉ क्या करता है, V और I के बीच में क्या बताता है, हमें रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट सेम फिजिकल कंडीशन, ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, एट सेम फिजिकल कंडीशन, लेंथ constant temperature and pressure, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि जो आपका करंट फ्लोइंग है थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग लिखते कैसे, ये साइन है आपका, V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, ठीक है, जो कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये साइन हमें शो क्या करता है कि अगर आप किसी कंडक्टर का करंट इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब अगर आई बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आपका क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ये साइन आपका ये शो करता है, ठीक। तो आगे क्या है देखो, इट बिहेव्स बोथ ends ऑफ अ वायर पोटेंशियल डिफरेंस इन V एंड करंट फ्लोइंग इज I, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। सो तो ये हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के, और हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। अब देखो जब जहाँ कहीं भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो कांस्टेंट क्या यूज किया है, इस साइन को हटा के हमने R यूज किया है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे R हमारा क्या है, वेयर R इज अ कांस्टेंट एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि यहाँ पे R क्या है आपका, एक कांस्टेंट है जो कि क्या होता है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। V इक्वल टू आर आई हो गया। अब अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I हमारा करंट है। अब इनके बीच में ग्राफ देख लो, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, पॉइंट हो गया। अब और
एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया है, करंट, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या शो किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी शो किया है। अब देखो अगर आई बढ़ा रहे हैं तो वी भी बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं ये हमारे यहाँ 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक, और यहाँ पे भी सेम 5 हो गया, 10, 15, ठीक। अब जैसे हमने करंट 5 लिया है तो हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 होगा, ठीक है, मतलब पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। अब अगर हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं, हमने करंट 10 कर दिया, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 10 होगा, फिर ये पॉइंट मिलेगा। वैसे ही 15 करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जब हम ओम्स लॉ का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वी और आई में हमको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के 3 मेथड्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पहला ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस होता है, सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेशन है, और थर्ड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। पहले देखते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, इसका डायग्राम देख लो, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस क्या है। अब व्हेन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ओर एंड गैंग, गैंग क्या है, जो आपका यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है। सो जब आपके ओर और गैंग की डेंसिटी में क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है, तब हम देन दिस प्रोसेस इज यूज्ड। तब हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए। इन दिस प्रोसेस बाय क्रशिंग द ओर इन फाइन वे एंड शेक्ड इन द वाटर फ्लो, क्या करते हैं, जिस ओर का हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है उसे हम क्रश करते हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स में उसको तोड़ लेना है। उसके बाद उसे क्या करोगे, वाटर की फ्लो के साथ हम उसको बहाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्लो है, वाटर का फ्लो। यहाँ पे देखो ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, ओर्स हैं, जिसे आपने फाइन क्रस्ट किया हुआ है, और पार्टिकल्स ऑफ हायर डेंसिटी, ठीक है। इसको वाटर के फ्लो के साथ हम क्या करेंगे, बहा रहे हैं। सो द हैवी पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन एंड इम्प्योरिटीज आर फ्लोन अबव विच आर सेपरेटेड और विच आर फ्लोन विथ वाटर करेंट। अब यहाँ पे देखो हमने ये मेथड क्यों यूज किया है, क्योंकि ओर और गैंग्स में क्या है, डेंसिटी चेंज है, ठीक है। सो आपके ओर्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और जो आपके गैंग है या जो वेस्ट मटेरियल है उनकी डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, द हैवी पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। तो जो आपके हैवी पार्टिकल्स है या प्योर ओर है, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, सेटल डाउन हो जा रहे हैं, और जिनकी डेंसिटी कम है वो आपके वाटर के फ्लो के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ओर और गैंग्स को क्या कर लिया है, अलग कर लिया, ठीक है। तो ऐसे हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सो ये कब यूज होता है, हेमेटाइट ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम किस ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, हेमेटाइट ओर का। ये याद रखने वाली पॉइंट है, हेमेटाइट ओर आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है वन वर्ड आंसर्स में भी या फिलअप में कि हेमेटाइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन आप किस प्रोसेस से करते हैं, तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हमारा क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का यूज कब होता है, जब आप जिस ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिक मैटर, ठीक है, ठीक, मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो। सो इफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन ओर, उस ओर में अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तब हम मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, या इस मेथड का, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ओर इज फाइनली क्रस्ड, यहाँ पे भी हम ओर को क्या करेंगे, एकदम फाइनली क्रस्ड कर लेंगे, एंड पास्ड थ्रू अ कन्वर्टर बेल्ट ऑफ रबर। ये जो हमारा है, ये इसको हम क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कन्वर्टर बेल्ट बोला जा रहा है, जो कि रबर का है, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर फॉलिंग डाउन vertically but magnetic substance remain stick till they are from magnetic effect। अब देखो ये आपका क्या है, लोहे का है, रबड़ लगे हुए हैं, तो जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, आपका इसमें लगा हुआ रहेगा, क्योंकि ये लोहा है, वो आपका कुछ दूर में आके गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो आपके यहाँ से आने के बाद पहले ही गिर जाएंगे। तो आपके पास दो सब्सटेंस मिल गए, एक नॉन मैग्नेटिक है और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया,
ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गया आपका, दो चीज़ें आपकी अलग अलग हो गई, ठीक है। सो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आर फॉलन डाउन वर्टिकली बट मैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन स्टिक टिल दे आर फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक। इन दिस वे वी फाइंड टू डिफरेंट हेड्स ऑफ magnetic substances and second of non-magnetic, ठीक है। so this process is used for the ore of tin in presence of silica for separating magnetic impurities। या इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ore of tin, ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज है। ore of tin के सेपरेशन के लिए या फिर कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइन क्रस्ड सल्फाइड ओर इज मिक्स्ड विथ फाइन ऑयल। ये देखो ये जो कंटेनर लिया गया है इसमें वाटर है, इसमें हमने क्या डाला है, फाइन जो हमारा ओर है सल्फाइड और हमने इसमें डाल दिया और इसमें पाइन तेल मिलाया गया है, ठीक है। एंड वाटर हाई प्रेशर एयर इज पास्ड। अब इसमें हमने पार्टिकल्स तो डाल दिए, अब हाई प्रेशर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एयर पास करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या बनना स्टार्ट होता है, फ्रोथ या फिर फोम बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अ लेयर ऑफ पाइन ऑयल ऑन सल्फाइड ओर स्टिक्स द एयर बबल इन इट। अब हमने यहाँ पे पाइन ऑयल डाला है तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगा, ऑयल की लेयर चढ़ जाएगी और वो फोम के साथ क्या करेंगे, उनमें क्या चिपक जाता है, फोम चिपक जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। वो फोम के साथ क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे और जो हमारे यहाँ पे गैंग है या जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका क्या होगा, नीचे बैठता जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे दिस पार्टिकल्स बिकम लाइट। आपके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं जब उनमें फोम चिपकता है। एंड कम अप एज फोम वेयर एज सॉइल एंड स्टोन्स एक्सेट्रा लाइक इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट एट बॉटम, ठीक है। तो जो आपके प्रेसिपिटेट हैं या जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके बॉटम में बैठ जाते हैं और जो आपका ओर है वो कॉन्सेंट्रेटेड और आपको यहाँ पे फोम के साथ मिल जाता है, ठीक है। और ये आपका क्या, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, हाई एयर प्रेशर यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, फ्रोथ या फिर फोम, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला, एक्सप्लेन आयरन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमेटाइट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। आपको एक्सट्रैक्शन क्या, किसका एक्सट्रैक्शन करना है, आयरन एक्सट्रैक्शन समझाना है, ठीक है। तो सो एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमेटाइट का एक्सट्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे किन किन टॉपिक्स के अंदर, पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, सेकेंड रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, थर्ड डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फ्यूनेस बनानी है, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम कौन सा यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज यूज्ड। इससे पहले हमने पढ़ा ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हेमेटाइट का हम कॉन्सेंट्रेशन किससे करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमको क्या देखना था, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स का रिडक्शन देखना है, ठीक है। सो फॉर रिडक्शन स्मेल्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड एंड इट इज डन इन ब्लास्ट फ्यूनेस। किस प्रोसेस का यूज होता है रिडक्शन के लिए, स्मेल्टिंग का, और ये होता कहाँ किया जाता है, ब्लास्ट फ्यूनेस में, ठीक है। सो स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड ओर के लिए सबसे पहले क्या, रोस्टेड ओर इज स्मेल्टेड विथ कोक। जो भी आपका रोस्टेड ओर है उसको कोक के साथ क्या करेंगे, स्मेल्ट करेंगे, कहाँ, ब्लास्ट फ्यूनेस में। एंड लाइमस्टोन भी, ठीक है, लाइमस्टोन और कोक का यूज करके ब्लास्ट फ्यूनेस में इसको आप स्मेल्ट करेंगे। उसके बाद आगे देखो केमिकल रिएक्शंस है जो आपका कहाँ होगी, ब्लास्ट फ्यूनेस के अंदर होगी, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो पहला क्या है, रिडक्शन एरिया, ये 4 डिग्री सेल्सियस टू 900 है, मतलब ये जो एरिया है आप यहाँ से और आपने डाल दिया रोस्टेड और, अब सबसे पहला स्टेप है 400 टू 900 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे क्या होगा हमारा रिडक्शन, वो रिडक्शन एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या डाला है, कोक डाला है और ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन बनता जाएगा। देखो कितने स्टेप्स हैं, ये देख लो, C+O2 आपका क्या बन गया, CO, ठीक है, इसको बैलेंस किया गया है, CO है, फिर आयरन ओर लिया गया है यहाँ पे, यहाँ से आपका CO2 गैस रिलीज हो रही है, आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है,
और यहाँ पे भी आपका क्या फॉर्म हो रहा है, सबसे लास्ट आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, स्पॉन्ज आयरन। देखो यहाँ पे आपको पूरी तरह से कंप्लीट आयरन मिल रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो सेकंड क्या है, स्लैग एरिया। स्लैग एरिया का टेम्परेचर कितना है, 900 टू 1200, ये है हमारा स्लैग एरिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। सेकेंड स्टेप में भी कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO रिलीज है। ठीक, और लास्ट में यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, CaSiO3, जो कि क्या है, स्लैग है। ये स्लैग आपको मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये स्लैग हमको मिल रहा है यहाँ पे CaSiO3, यहाँ पे हमको स्लैग मिल रहा है। थर्ड, कंबशन एंड स्मेल्टिंग एरिया। कंबशन एंड स्मेल्टिंग एरिया हमारा कहाँ है, ये 1200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस पे। सो स्पॉन्ज आयरन मेटल्स मोल्टेन आयरन प्लस स्लैग। अब जो हमको यहाँ से स्पॉन्ज आयरन मिला हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोल्टेन स्टेज में मिलेगा, मतलब पिघली हुई अवस्था में। तो यहाँ से आपको मोल्टेड आयरन, जो प्योर आयरन आपने यहाँ पे रोस्टेड और डाला था, इतने सारे स्टेप्स के बाद आपको यहाँ से मेल्टेड आयरन मिलेगा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये आपके ब्लास्ट फ्यूनेस का डायग्राम है, लास्ट डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फ्यूनेस। सबसे पहले क्या डाल रहे हो, रोस्टेड ओर या लाइमस्टोन है, कोक है, सबसे पहले डाल दिया। यहाँ से आपकी जो वेस्ट गैसेस निकल रही हैं वो यहाँ से रिलीज होंगी। उसके बाद ये अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग टेम्परेचर मैंने बता दिया। 400 टू 900 क्या है आपका, 1 मिनट, 400 टू 900 क्या है, रिडक्शन एरिया है। 900 टू 12 क्या है, स्लैग एरिया। और 1200 टू 1600 हमारा क्या है, कंबशन एंड स्मेल्टिंग एरिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। मीन्स यहाँ पे आपको ब्लड जो सर्कुलेशन होता है उसका फ्लो चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, देखो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, जब ब्लड हमारी बॉडी में एक कंप्लीट सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, तो उस एक कंप्लीट सर्कुलेशन में वो क्या करता है, 2 टाइम्स हमारे हार्ट से होके गुजरता है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पढ़ते हैं, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस थ्रू 2 पाथवेज। ठीक है, हमारे हार्ट से ट्वाइस होके गुजरता है और 2 पाथवेज में अलग अलग, विच इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब इट ऑक्योर्स एज फॉलोज। अब प्रोसेस देखते हैं, देखो क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी, वेना कावा, राइट ऑट्रियम है, राइट वेंट्रिकल टू लंग, ये आपका स्टेप 1 हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सर्कुलेशन हो गया। सेकेंड सर्कुलेशन में क्या होता है, लंग्स टू पल्मनरी वेन्स है, लेफ्ट ऑट्रिकल है, लेफ्ट वेन्स है, ऑर्ट्रा है और बॉडी। तो एक बार इसको रीड करते हैं। देखो, दिस लार्ज वेन्स कॉल्ड वेना कावा कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, ये इम्प्योर ब्लड होते हैं और इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सो द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, वेना कावा के थ्रू। कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में एंटर होता है। देखो, एंड पोर इट इनटू राइट ऑरिकल, फ्रॉम वेयर इट एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल। अब देखो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी से कहाँ आया, वेना कावा के थ्रू राइट ऑर्टिकल में आया। यहाँ से ये कहाँ जाता है, राइट वेन्स में जाता है। और यहाँ उसके बाद ये कहाँ होता है, लंग्स में जाता है, हमारे लंग्स में पंप होता है। ठीक है, अब लंग्स में पहुँचने के बाद ये आपका क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया, फर्स्ट सर्कुलेशन हो गया, लंग्स में ब्लड पहुँच गया है। अब वहाँ पे ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कंटेन करता है। ठीक है, वहाँ आपके ब्लड को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप में। ठीक है, ये अब आपका सेकेंड सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट सर्कुलेशन में बॉडी टू लंग्स आपका ब्लड पहुंच गया है। अब सेकेंड सर्कुलेशन में लंग्स टू कहाँ जाएगा, बॉडी के अदर पार्ट्स तक जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड था वो कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड था, इम्प्योर था, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अब जो हमारा लंग है, लंग में ब्लड को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, चलो पढ़िए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, पल्मोनरी वेन्स से पंप होके कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद ये कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेन्स में जाएगा।
लेफ्ट वेंट्स के बाद ऑर्ट्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी के हर पार्ट में क्या होता है, पंप होता है, या हमारे बॉडी के हर पार्ट तक क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड पहुंचता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन कंटेन होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स में आपको फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली गैस को एक्सप्लेन करना है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, किसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसकी हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या बन करते हैं, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में रिलीज कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक। सो ये आपका रिएक्शन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट का ये प्रेजेंस बता रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे हीट यूज़ करते हैं रिएक्शन में, कोई चीज़ का प्रेजेंस हो तो हम इस एरो के ऊपर नीचे शो करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमको बन के क्या मिला है, C6H12O6, ये आपका फूड बन गया जो ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है। अब मेथड पे देखते हैं, मेथड क्या है, आप करेंगे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। सो अ बीकर इज हाफ फिल्ड विथ वाटर, आपको एक बीकर लेना है जिसे वाटर से हाफ फिल करना है, with the water in which fresh leaves of aquatic plant hydrilla, ठीक है। So a beaker is half filled with water in which fresh leaves of aquatic plant hydrilla, ठीक है। आपने बीकर लिया, उसको वाटर से हाफ फिल किया, उसमें प्लांट कौन सा लेना है, हाइड्रीला का प्लांट लेना है, ठीक है, ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है हाइड्रीला। आर टेकन एंड कवर्ड बाय अ फ्यूनल, a test tube filled with water is placed inverted over the funnel, some quantity of NaHCO3, देखो हमने यहाँ पे समझते हैं डायग्राम में, ठीक है। हमने एक बीकर लिया, उसमें हाफ वाटर फिल किया, एक हमने यहाँ पे क्या लिया, ये हाइड्रीला का प्लांट लिया है, उसके ऊपर हमने एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है, NaHCO3, सम क्वांटिटी ऑफ NaHCO3 आपको ऐड करनी है इन बीकर, एंड द apparatus इज केप्ट इन द सन, और इस पूरे apparatus को आपको रखना कहाँ है, सनलाइट में रखना है। तो सनलाइट और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, सनलाइट है, तो इन सब के यूज से ये हाइड्रीला क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, और जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, बबल्स दिखाई देंगे, एयर बबल्स, जिससे हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो गया है। अब अगर हम मैच स्टिक जलाते हैं यहाँ पे तो जलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जलने में सहायक होती है, ठीक है। सो इससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस हमारा बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये आपका मेथड हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है, बबल्स कलेक्ट इन टेस्ट ट्यूब, ग्लोबिंग स्प्लिट टेस्ट कंफर्म्स ऑक्सीजन, मतलब आप अगर मैचस्टिक को जलाते हैं तो उससे हमको कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनना स्टार्ट हो गया है। ड्रॉ देख लेते हैं लेबल डायग्राम, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है, बीकर हो गया, फनल हो गया, ये हाइड्रीला का प्लांट लिया है हमने, और इसमें NaHCO3 हमने सम क्वांटिटी में ऐड किया था, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये प्रैक्टिकल करते वक्त, एक्वेटिक प्लांट हाइड्रीला शुड बी टेकन, आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाइड्रीला का ही प्लांट लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है, NaHCO3 शुड बी एडेड फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हमें NaHCO3 ऐड करना है, और सफिशिएंट सनलाइट, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका अपरेटस को कंप्लीट या फिर सफिशिएंट सनलाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज आपका 4 और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस सेट 3 भी कंप्लीट हो गया है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।